बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीए जसमीत सिंह पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सुपर फास्ट तरीके से इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अभी तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को मिस आउट कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप इन टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। साथ के साथ हमने इन टॉपिक्स के एमसीक्यू भी निपटा लिए हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यूज और हमारे ये समरी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इन सेशंस का और भी ज्यादा एडवांटेज आप वहां से उठा सकते हैं। राइट दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही दो चीजें ऐसी हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पर लेकर आने के लिए। तो इसी बात पर इस वीडियो पे हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं दोस्तों 350 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस लाइक टारगेट को बहुत ही आसानी से अचीव करा दोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 10 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से इसे लाइक कर दो। ऑन अ काउंट ऑफ 3 लाइक कर दीजिएगा। 1 2 3 कर दिया। चलो, बहुत बढ़िया। आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सर, इस हेड में कौन सी इनकम आती है? बेटा, जो आपकी इनकम पहले 4 हेड में क्वालिफाई नहीं होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी अंडर द हेड अदर सोर्सेस में आ जाती है। मतलब अगर इनकम सैलरी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में नहीं जाएगी तो वो इनकम ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी आपके अदर सोर्सेस के अंदर। तो जो सेक्शन नंबर 56 है बेटा, वो आपका बेसिस ऑफ चार्ज है अदर सोर्सेस का। और ये क्या कहता है कि कोई भी इनकम विच इज नॉट चार्ज अंडर एनी अदर हेड इज चार्ज अंडर दिस हेड। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर की फी, एमपी एमएलए की सैलरी, वेकेंट लैंड से जो रेंट आता है, सब लेटिंग करके जो आप इनकम कमाते हो, इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करते हो, रॉयल्टी इनकम आप जो अर्न करते हो, ये सारी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस आ जाती हैं। और कौन कौन सी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में आती है? सर, गिफ्ट की इनकम, डिविडेंड इनकम, लॉटरी इनकम, प्लांट अगर आप रेंट पे देते हो, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो अगर आपका स्टड फार्म है जहां पर आप रेस हॉर्सेस को ओन एंड मेंटेन कर रहे हो, तो वहां से आप जो भी इनकम कमाओगे वो इनकम भी आपकी कवर अप हो जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। तो सर, इनकम अगर पहले 4 हेड में क्वालिफाई नहीं कर रही तो वो ऑटोमेटिकली इस हेड में आ जाएगी। इसीलिए इस हेड को हम रेसिडुअरी हेड के नाम से भी जानते हैं। अदर सोर्सेस को रेसिडुअरी हेड भी बोला जाता है। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन नंबर 57 की। इसके अंदर आता है अमाउंट एक्सप्रेसली अलाउड एज डिडक्शन। मतलब जो इनकम आपकी अंडर द हेड अदर सोर्सेस में कवर हो रही है, उसको कमाने के लिए आपने जो खर्चे करे हैं उनका डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन नंबर 57 में। सेक्शन नंबर 57 कहता है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई रेवेन्यू खर्चा किया है तो उस रेवेन्यू खर्चे को आपको अलाउ कर दिया जाएगा इनकम में से डिडक्ट करने के लिए, बशर्ते वो खर्चा आपने इनकर किया होना चाहिए होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग द इनकम अंडर सेक्शन 56। तो अगर आपने होली एंड एक्सक्लूसिवली खर्चा किया है सेक्शन 56 की इनकम को अर्न करने के लिए, रेवेन्यू नेचर का खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपने लोन लेकर बॉन्ड्स परचेज करे हैं और उस बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट इनकम आपने अर्न करी है, तो उस बॉन्ड की इंटरेस्ट इनकम में से आपको लोन का इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। सिमिलरली, अगर आपके पास इंटरेस्ट कलेक्ट होता है बैंक में और बैंक आपसे कलेक्शन चार्जेस लेता है, तो आप उस कलेक्शन चार्जेस को भी माइनस कर सकते हो। आपने प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दी थी, आपने हायर इनकम रिसीव करी है, हायर चार्ज रिसीव किया है, तो वो आपके लिए अदर सोर्सेस की इनकम है। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो रिपेयर का खर्चा है, प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है, वो आप यहां पर क्लेम कर सकते हो सेक्शन नंबर 57 में। और कौन कौन सी इनकम है जो आपकी अंडर द हेड अदर सोर्सेस में कवर होती है? तो सर, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिल रही है, वो आपकी अंडर द हेड अदर सोर्सेस में कवर होगी अगर आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपका 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड को एक्सीड करता है। और ये 10% की लिमिट को राजा बेटा 20% कर दिया जाता है अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है तो 10% की लिमिट को अपन 20% चेक करते हैं और ये 10% की लिमिट को 15% कर दिया जाता है अगर डिसेबल्ड व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस है।
और एक बात ध्यान रखना कि अगर लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी प्रोसीड्स लीगल हायर को मिल रही है, यानी कि इंश्योरी की डेथ हो गई है और लाइफ इंश्योरेंस का प्रोसीड्स लीगल हायर को मिल रहा है, तो उस केस में ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है कि सर अगर फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है तो फैमिली पेंशन भी आपकी अदर सोर्सेज की इनकम होती है। फैमिली पेंशन क्या होती है? सर एम्प्लॉय को अगर सैलरी एम्प्लॉय को अगर पेंशन मिलता है तो वो पेंशन आपका इनकम अंडर दैट सैलरी पे जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है और उसके लीगल हायर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेंशन मिल रही है, तो वो पेंशन बेटा फैमिली पेंशन होती है। और इस पेंशन में से आपको डिडक्शन मिलता है 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव्ड और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। तो एम्प्लॉय का लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस फैमिली पेंशन में से एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव्ड और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, राइट। इसके अलावा अगर आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग करते हैं, रिसोर्सेज का स्टड फार्म आप चलाते हैं, तो जो भी इनकम आप कमाएंगे वो इनकम अदर सोर्सेस में आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी की लेटिंग आउट करते हैं, जो भी इनकम कमाएंगे अदर सोर्सेस में आ जाएगी। अगर आप कैजुअल इनकम अर्न करते हैं लॉटरी से, बेटिंग से, गैम्बलिंग से, कौन बनेगा करोड़पति किसी भी गेम शो से, तो उस केस में वो जो इनकम है वो भी आपकी अंडर द हेड अदर सोर्सेस में आ जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि सर अगर कंपोजिट लेटिंग करते हैं, जहां पर हमने हाउस प्रॉपर्टी और प्लांट एंड मशीनरी दोनों को एक साथ लेट आउट किया है और हम रेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि रेंट में से कितना रेंट हाउस प्रॉपर्टी का है, कितना रेंट प्लांट एंड मशीनरी का है, तो उस केस में जो कंपोजिट रेंट होता है वो या तो पीजीबीपी में चला जाता है या तो अदर सोर्सेस के अंदर आ जाता है। इसके बाद सर अगर आपके पास कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रोसीड्स रिसीव हुई है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर आपके पास प्रोसीड्स रिसीव हुई हैं, तो वो आपके लिए इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेस हो जाता है। बेटा कीमैन की प्रोसीड्स अगर एम्प्लॉय को मिलती हैं तो वो उसके लिए सैलरी इनकम होती है। कीमैन की प्रोसीड्स अगर एम्प्लॉयर को मिलती है तो वो उसके लिए पीजीबीपी की इनकम होती है। और कीमैन की प्रोसीड्स अगर एम्प्लॉय के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलती है तो वो उसके लिए अदर सोर्सेज की इनकम होती है। तो कीमैन का मैच्योरिटी प्रोसीड्स या तो एम्प्लॉय के पास जाता है, या तो एम्प्लॉयर के पास जाता है, या तो एम्प्लॉय के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है। तो अगर वो एम्प्लॉय के पास डाल रहा है तो सैलरी इनकम बनेगी, एम्प्लॉयर के पास जा रहा है तो पीजीबीपी इनकम बनेगी, और एम्प्लॉय के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जा रहा है तो वो उसके लिए राजा बेटा अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आपने सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड, और इन पे आ रहा है इंटरेस्ट। तो अगर आपका काम है आप सिक्योरिटी खरीदते बेचते हो, यानी कि आप ट्रेडर हो, तो उस केस में आपके लिए ये सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड होगी और आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए पीजीबीपी की इनकम बनेगी। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है एज अ इन्वेस्टर, आप उसे ट्रेड कर रहे हो, उसमें डील कर रहे हो, यानी कि वो आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, तो उस केस में आपको जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा राजा बेटा वो आपके लिए कहां पर आ जाएगा, वो आपके लिए कवर अप हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो अगर आपने सिक्योरिटी को एज अ एसआईटी रखा हुआ है, आपकी इनकम जाएगी पीजीबीपी में। अगर आपने एज अ इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है तो इनकम जाएगी आपकी अदर सोर्सेस के अंदर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो इंटरेस्ट इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है और उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो अकाउंट इंडिविजुअल के नाम पर है, तो उस केस में अप टू ₹3500 एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है और वहां पर मुझे इंटरेस्ट आता है लेट सपोज ₹8000, तो इस 8000 में से ₹3500 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और ₹4500 मेरी अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएंगे। और अगर ये ज्वाइंट अकाउंट है, मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है, मेरे और मेरे वाइफ के नाम पर ये अकाउंट है, तो इस केस में ₹7000 तक आपका जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इंडिविजुअल के केस में 3500, ज्वाइंट अकाउंट में डबल हो जाएगा, यानी कि ₹7000 तक आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर कैश सर्टिफिकेट खरीद रखा है, एफडी ले रखी है, क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट ले रखा है, तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा राजा बेटा वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने 54 ईसी वाले बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, यानी कि इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको हम लोग बोल देते हैं सेक्शन 54 ईसी वाले बॉन्ड। अगर आपने 54 ईसी वाले बॉन्ड ले रखे हैं तो वहां पर आपके पास जो इंटरेस्ट इनकम आएगी राजा बेटा वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। इसके बाद अगर आपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स खरीद रखे हैं जो कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के तहत इश्यू करे गए थे, तो इन बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट आएगा राजा बेटा वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा।
इसके अलावा आपने टैक्स फ्री पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट बॉन्ड परचेज कर रखा है, उस पे जो इंटरेस्ट आएगा राजा बेटा वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 1, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, और पॉइंट नंबर 3, तो इनको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। इसके बाद राजा बेटा बात करते हैं कैजुअल इनकम की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम क्या होती है सर? जैसे मैंने आपको बता दिया, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कौन बनेगा करोड़पति, मतलब कि गेम शोज, अगर आप यहां से विनिंग करते हो तो इसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। तो अगर आपने विंडफॉल गेन्स करे हैं या फिर आपने कैजुअल इनकम अर्न करी है, तो ये आपकी अदर सोर्सेज की इनकम हो जाती है। राजा बेटा आपको जान के बेहद 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 खुशी होगी कि आपकी जो कैजुअल इनकम है वो फ्लैट 30% से टैक्सेबल होती है। जी हाँ, आपकी कैजुअल इनकम फ्लैट 30% से टैक्सेबल होती है, इसके ऊपर कोई भी स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता। आपको जान के और खुशी होगी कि सरकार आपको इसमें से कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करती, मतलब कि ये कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा और 10,000 रुपए की लॉटरी टिकट खरीद के आपकी 50,000 रुपए की लॉटरी लगती है, तो टेक्निकली आपका गेन 40,000 रुपए का है, लेकिन सरकार आपसे टैक्स पूरे 50,000 पे लेगी, और वो भी एट द रेट ऑफ 13%। इसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी सरकार आपको इस कैजुअल इनकम में से कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं देती। 80C टू 80U का खर्चा आप कैजुअल इनकम से नहीं ले सकते। ऑल्सो आपके पास अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या फिर आपके पास कोई भी लॉस है करंट ईयर का, वो आप कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने कैजुअल इनकम अर्न करी है तो इसके ऊपर सरकार को 30% टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, आप सभी को पता है कि 2.5 लाख रुपए तक हमें टैक्स नहीं देना होता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 3 लाख तक, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना होता। ये जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, इसको आप कैजुअल इनकम से किसी भी हाल में एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी कि सर अगर आपने कैजुअल इनकम अर्न करी है तो सर स्वयं 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 अगर भगवान भी धरती पर आ जाए तो इस पे आपका टैक्स नहीं बचा सकते। 30% का टैक्स इस पे लगता है। इसके साथ साथ सरकार आपसे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ले लेती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने कैजुअल इनकम 50 लाख प्लस अर्न कर ली तो सर आपके ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आपने कैजुअल इनकम अर्न करी है तो इस पे 30% तो टैक्स जाना ही जाना है। अगर 50 लाख से ज्यादा अर्न कर लिया तो सरचार्ज भी जाएगा, और उसके अलावा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि सर यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन भी एप्लीकेबल होता है कि आपकी जो कैजुअल इनकम होती है वो आपको 30% का टीडीएस कट के मिलती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नेट फिगर दी हो, अगर आपको क्वेश्चन में नेट फिगर दी हो, ऐसा लिखा हो लॉटरी और ब्रैकेट में लिखा हो नेट, या फिर आपको दिया हो लॉटरी लॉटरी इनकम रिसीव्ड, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि ये जो इनकम दी हुई है ये आफ्टर टीडीएस दी हुई है, यानी कि ये फिगर 70% है। 30% टीडीएस कट चुका है, तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें तो 100% इनकम जाएगी। तो जितना भी आपको रिसीव हुआ है उसको आप 70% से डिवाइड कर देना। यानी कि आप जब ग्रॉस इनकम निकालोगे, तो जितना कैजुअल इनकम आपको रिसीव हुआ है उसको आप 70% से राजा बेटा डिवाइड कर दोगे। ग्रॉस इनकम जो निकल कर आएगी वही आपकी जीटीआई में ऐड करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज आप लोग को 70,000 रुपीज की लॉटरी इनकम रिसीव हुई है, तो 70,000 नेट फिगर है, टीडीएस कट रखा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को 70,000 को 70% से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपए जो आएगा वो हमारी अदर सोर्सेस की इनकम बनेगा। इस बात को हमेशा से ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कंपनसेशन। अगर 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 आपकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कंपलसरली एक्वायर कर दिया था और उसका कंपनसेशन सरकार ने लेट पे किया, और अगर आप कोर्ट पे चले जाते हो और वहां से आपका कंपनसेशन एनहेंस हो जाता है जो भी सरकार ने लेट पे किया, तो उस पे सरकार आपको इंटरेस्ट देगी। तो जो भी एनहेंस कंपनसेशन है वो तो आपका कवर अप हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन, लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो इंटरेस्ट आपका कवर अप होगा कहां पर, वो इंटरेस्ट आपका कवर अप होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। और यहां पर सरकार आपको सर दिल खोल के सरकार आपको 50% डिडक्शन दे देती है। तो जिस ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा एनहेंस कंपनसेशन में, उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। 50% ऑफ द रिसीट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 57, यानी कि 50% खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल 50% अमाउंट ही टैक्सेबल होगी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जितना भी इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है वो टैक्सेबल होगा।
यानी कि यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जो आती है राजा बेटा, वो रिसीट बेसिस पे आती है। इसका मतलब ये है कि करंट ईयर में मुझे जितना भी इंटरेस्ट मिला होगा, चाहे वो करंट ईयर को रिलेट करे, चाहे वो पास्ट ईयर को रिलेट करे, मुझे करंट ईयर में जितना भी इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। ये ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होता, ये रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। तो पिछले साल अगर इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन ड्यू हुआ होगा तो पिछले साल टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, टैक्सेबिलिटी उसी ईयर में आएगी जिस ईयर में रिसीव हुआ है। तो अगर आपको राजा बेटा 21-22 में इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिलता है, जिसमें से कुछ हिस्सा 21-22 का है, कुछ हिस्सा 20-21 का है, कुछ हिस्सा 19-20 का है, तो आपको नहीं ध्यान देना कि कौन सा इंटरेस्ट 19-20 का है, कौन सा 20-21 का है, कौन सा 21-22 का है। जितना भी इंटरेस्ट तुम्हें 21-22 में रिसीव हुआ है, पूरा का पूरा 21-22 में टैक्सेबल होगा, और उसमें से राजा बेटा आपको 50% का डिडक्शन मिल रहा होगा। इसके बाद अभी सेक्शन नंबर 58 आता है, इसको बाद में लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है राजा बेटा टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादातर अदर सोर्सेस में इंडिविजुअल जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका यहीं से बनेगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट आपके पास तीन तरीके का रहेगा राजा बेटा। आपके पास हो सकता है मनी गिफ्ट आए, हो सकता है आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट आए, हो सकता है आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट आए। तो गिफ्ट तीन तरीके का होगा, और एक बात बता दूं आपको, तीनों गिफ्ट का ट्रीटमेंट अलग अलग चलता है, राइट। तो पहले हम बात करते हैं मनी गिफ्ट की। तो अगर आपको साल भर में एग्रीगेट जो मनी गिफ्ट मिला है वो 50,000 को एक्सीड करता है। साल भर में जो आपको मनी गिफ्ट मिला है वो 50,000 रुपीज को एक्सीड करता है, तो आपका एंटायर गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर वो 50,000 रुपीज तक है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके 5 दोस्तों ने 10,000 रुपए गिफ्ट करे आपके बर्थडे पे, यानी कि सर 50,000 रुपए का आपको गिफ्ट मिला आपके बर्थडे पे, कैश गिफ्ट सर, हार्ड कोर कैश आपके दोस्तों ने दिया। सर हमारे दोस्त नहीं देते बेटा, किसी के भी नहीं देते, ये केवल एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। तो मान लो आपके दोस्त ने आपको 10,000 रुपीज दिए, और ऐसे आपके 5 दोस्त हैं, उन्होंने आपके जन्मदिन पर आपको 50,000 रुपीज का गिफ्ट दिया, तो यहां पर एंटायर अमाउंट आपकी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि 50,000 एक्सीड नहीं होती है। लेकिन अगर आपके दोस्तों ने आपको 10,001 रुपए का सगन दिया, तो 5 दोस्तों ने मिलकर आपको 50,005 रुपए दिए, तो अब इस केस में एंटायर गिफ्ट क्या हो जाएगा, एंटायर गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ये मत कहना कि 5 रुपए टैक्सेबल होंगे, पूरे के पूरे 50,005 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये 50,000 एक्सीड कर चुके हैं। आई होप आपको याद आ गया है आपने क्या पढ़ा। क्लियर? अच्छा ठीक है सर। अब बताइए सर, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका क्या करना है? देखो बेटा, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दो तरीके का हो सकता है। एक आपको गिफ्ट मिल सकता है बिना कंसिडरेशन के, एक आपको गिफ्ट मिल सकता है बिना कंसिडरेशन के, और एक आपको मिल सकता है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। एक आपको मिल सकता है विदाउट कंसिडरेशन से, और एक आपको मिल सकता है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। दोनों में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो, इसको दिल पे मत लेना, मान लो मैंने तुमको लैंड गिफ्ट किया और तुमसे एक भी रुपया नहीं लिया। सर गिफ्ट में तो एक भी रुपया नहीं लेते ना, उसी को तो गिफ्ट बोलते हैं। जी हाँ। तो मान लो मैंने तुमको लैंड दिया और बदले में मुझे कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिला, तो इसको बोलते हैं लैंड का गिफ्ट बिना कंसिडरेशन। अब मान लो मेरी लैंड, उसकी एसडीवी थी 5 लाख रुपए की, और मैंने वो लैंड तुमको सेल कर दी लेट सपोज 2 लाख रुपए में, मतलब कि इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब कि मैंने तुमको डिस्काउंटेड रेट पे अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी, तो तुमको 3 लाख रुपए का फायदा हुआ। 5 लाख रुपए की एसडीवी वाली चीज तुमको 2 लाख रुपए में मिली, तुमको 3 लाख रुपए का फायदा हुआ। इनकम टैक्स वाले इस 3 लाख रुपए के फायदे को गिफ्ट बोलते हैं। जब आप इन एडिक्वेट कंसिडरेशन पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो जो डिस्काउंट आपको मिलता है उस डिस्काउंट को सरकार गिफ्ट मान लेती है, राइट। तो अगर मान लीजिए आपको बिना कंसिडरेशन के इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, और उस केस में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसडीवी 50,000 को एक्सीड करती है, तो उस केस में जो एसडीवी है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी एज अ गिफ्ट। और अगर एसडीवी 50,000 एक्सीड नहीं करती है, यानी कि अप टू ₹50,000 है, तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक असेसी को 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिलता है, तो हम चारों का एग्रीगेट नहीं करेंगे, चारों को इंडिविजुअल चेक करेंगे।
जब मनी गिफ्ट होता है तो हम वहां पर एग्रीगेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो यहां पे वर्ड एग्रीगेट मिसिंग है। इसका मतलब हम हर एक इंडिविजुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट को चेक करते हैं। अगर हर एक गिफ्ट 50,000 को एक्सीड करेगा तभी वो टैक्सेबल होगा, अन्यथा वो टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 लैंड गिफ्ट पे मिलते हैं, अगर आपको 3 लैंड गिफ्ट पे मिलते हैं, लैंड 1, लैंड 2, लैंड 3, लैंड 1 की एसडीवी लेट सपोज कर लीजिए 40,000 रुपए की है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। लैंड 2 की एसडीवी 60,000 रुपीज की है, तो ये 60,000 रुपीज फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लैंड 3 की कीमत 70,000 रुपीज की है, तो ये भी बेटा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो लैंड 1 का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन लैंड 2 और लैंड 3 का गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 50,000 को एक्सीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की। अगर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जितना आपको डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट आपके लिए एज अ गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लेकिन ये तभी टैक्सेबल होगा जब 2 कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन, आपकी जो एसडीवी है वो सेल्स कंसिडरेशन से 110% से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब सेल्स कंसिडरेशन का 110% किया जाएगा और एसडीवी से कंपेयर करा जाएगा। अगर एसडीवी सेल्स कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है एंड आपका जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, मतलब आपका जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो उस केस में आपका गिफ्ट टैक्सेबल होगा और जितना आपको डिस्काउंट मिला है वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उस केस में आपका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होएगा। एग्जाम्पल देखिएगा तो मान लीजिए आपके पास एसडीवी है लेट सपोज कर लीजिए 10 लाख रुपए। एसडीवी है 10 लाख रुपए और आपने कंसिडरेशन पे किया है राजा बेटा 7 लाख रुपीज। तो यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पे 7 लाख का 110% किया जाएगा। 7 लाख का जब हमने 110% किया तो हमारे पास आया 7,70,000। 770 जो है वो 10 लाख से बड़ा है, सॉरी 10 लाख जो है वो 770 से बड़ा है, यानी कि कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गई। फिर आपको क्या करना है, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन पेड, यानी कि 10 लाख माइनस 7 लाख, 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए 50,000 से बड़ा है, यानी कि कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गई। तो जब कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उस केस में आपका गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका एसडीवी माइनस कंसिडरेशन पेड 3 लाख रुपए आता है, विच इज मोर देन 50,000। तो यहां पर आपकी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई, यहां पर आपकी कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई। तो अब आपका जो गिफ्ट टैक्सेबल होगा वो होगा एसडीवी माइनस कंसिडरेशन पेड। एसडीवी है 10 लाख की, कंसिडरेशन पेड है 7 लाख का, 3 लाख रुपए आपका गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? अच्छा सर, एक और एग्जांपल बताओ जब गिफ्ट टैक्सेबल ना हो। तो राजा बेटा मान लो आपकी एसडीवी है 10 लाख रुपए की और आपका कंसिडरेशन पेड है बेटा 9,40,000 का। अब अगर आप 9,40,000 का 110% करोगे तो राजा बेटा आपके पास निकल कर आएगा 940 का 110% आप करोगे तो आपके पास निकलेगा 10,34,000। अब आपकी जो एसडीवी है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा नहीं है, यानी कि आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपका जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल नहीं होगा। इस केस में आपका गिफ्ट जो है राजा बेटा वो टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई। एक चीज हमेशा ध्यान रखना राजा बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इंडिविजुअल गिफ्ट टैक्सेबल होता है, यहाँ पे हम एग्रीगेट करके नहीं चलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इंडिविजुअल गिफ्ट टैक्सेबल होता है, यहाँ पर हम एग्रीगेट करके नहीं चलते हैं। लेकिन जब मनी गिफ्ट की बात होती है तो वहां पर हम एग्रीगेट कर रहे होते हैं। अगला निकल कर आता है, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, यहां पर जनरली हम जो चेक करते हैं एसडीवी को, वो चेक करते हैं 110% ऑफ कंसिडरेशन के अगेंस्ट। हम एसडीवी को जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं 110% ऑफ कंसिडरेशन के अगेंस्ट। ये 110% को आपको 120% लेके चलना है। ये 110% को आपको 120% लेके चलना है। कब? ये 120% आपको लेके चलना है जब आपने रेसिडेंशियल यूनिट खरीदी होगी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन।
जब आपने रेसिडेंशियल यूनिट खरीदी होगी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन पे, तो 110% की जगह 120% देखा जाएगा। अगर अगर रेसिडेंशियल यूनिट जो है वो ट्रांसफर करी गई है बिटवीन 12 नवंबर 22 30 जून 2021, इस डेट को अच्छे से रट्टा मार लेना। 12/11/20 से 30 जून 21 तक, 12/11/20 से 30 जून 21 तक। और ये आपको रेसिडेंशियल यूनिट फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट की तरह दी गई है, मतलब कि आपने ये रेसिडेंशियल यूनिट किसी बिल्डर से परचेज करी है। आपने ये रेसिडेंशियल यूनिट किसी बिल्डर से परचेज करी है और आपने इसके लिए जो कंसिडरेशन दिया है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन है राजा बेटा जो आपको फुलफिल करनी है। 110% की जगह 120% देखा जाएगा। अगर हमने रेसिडेंशियल यूनिट परचेज करी है बिटवीन 12 नवंबर 2020 टू 30 जून 2021, इट इज अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट। इट इज अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, मतलब कि इस घर में पहली बार जो रहने आया है वो हम है। ठीक है, जो पहली बार रहने आया है वो हम है, मतलब ये घर पहली बार हमें अलॉट हुआ है। और अगली कंडीशन कि हमने जो कंसिडरेशन दिया है इस घर के लिए वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सर केस नंबर सी की, और बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में। सर मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में क्या क्या आएगा? तो राजा बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में आपके पास सिक्योरिटीज आएंगी, आपके पास ज्वेलरी आएगी, आपके पास आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आएगा, आपके पास यहाँ पे स्कल्पचर आएगी, यहाँ पे ड्राइंग्स आएंगी, यहाँ पे पेंटिंग आएगी, और यहाँ पे आपके पास एनी वर्क ऑफ आर्ट आएगा। एनी वर्क ऑफ आर्ट आएगा। तो ये आपकी 7 चीजें, ये 7 चीजों को मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर किया जाता है। इसके अलावा और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घड़ी हो गई, शर्ट हो गई, कार हो गई, ये गिफ्ट के डेफिनेशन में कवर नहीं होती है। तो अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिल रहा है बिना कंसिडरेशन के, तो उस केस में चेक किया जाएगा एग्रीगेट एफएमवी, मतलब जितने आपको गिफ्ट मिले हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के सबकी एफएमवी का सम किया जाएगा और चेक किया जाएगा क्या वो 50,000 को एक्सीड करती है। अगर करती है तो एग्रीगेट एफएमवी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर नहीं करती है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगी। यानी कि अप टू ₹50,000 आपका एग्रीगेट एफएमवी का गिफ्ट, अप टू ₹50,000 एग्रीगेट एफएमवी का गिफ्ट आपका टैक्सेबल नहीं होता। और जब 50,000 को एक्सीड करता है तो एंटायर टैक्सेबल हो जाता है, फिर 50,000 की हमें कोई भी छूट नहीं मिलती। अगर आपको यही 7 चीजें, अगर आपको यही 7 चीजें इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिली है, मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस पे मिली है, तो उस केस में चेक किया जाएगा कि आपका जो एग्रीगेट डिस्काउंट है, यहां पे एग्रीगेट लिखा नहीं हुआ, आप ऐड कर लीजिएगा। चेक किया जाएगा कि आपका जो एग्रीगेट डिस्काउंट है वो एग्रीगेट डिस्काउंट क्या 50,000 से ज्यादा है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? एफएमवी माइनस कंसिडरेशन पेड। जो एफएमवी है एसेट की, उसमें से कंसिडरेशन पेड को माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वो डिस्काउंट है, एग्रीगेट डिस्काउंट निकाल लेंगे। अगर एग्रीगेट डिस्काउंट 50,000 को एक्सीड करेगा तो एग्रीगेट डिस्काउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर नहीं करेगा तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं। ठीक है सर, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपका एग्रीगेट डिस्काउंट 50,000 को एक्सीड करेगा तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि सर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है तो वो कभी भी अदर सोर्सेस में नहीं आता। ये वाला जो सिनेरियो है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है तो ये आपके अदर सोर्सेस में नहीं जाता, ये जाता है अंडर द हेड सैलरी। आपको ध्यान होगा कि 5,000 रुपए तक का काइंड गिफ्ट है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, 5,000 रुपए से ज्यादा का काइंड गिफ्ट है तो टैक्सेबल हो जाता है, और कैश गिफ्ट है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो वो अदर सोर्सेस के गिफ्टिंग प्रोविजन में नहीं आएगा, वो अंडर द हेड सैलरी चला जाएगा। ठीक है सर, अच्छा अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो गिफ्ट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गिफ्ट होता है वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, कितने का भी गिफ्ट हो, 50,000 का, 5 लाख का, 50 लाख का, 5 करोड़ का, 50 करोड़ का, 500 करोड़ का, कोई भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा अगर वो गिफ्ट आपको कहां से मिला है? अगर वो गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिला है। अगर वो गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिला है तो उस केस में, उस केस में, उस केस में, उस केस में वो गिफ्ट आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अब कौन कौन लोग रिलेटिव होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सर जो स्पाउस होता है वो रिलेटिव होता है, ब्रदर और सिस्टर जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि चाचा चाची, चाचा चाचा, बुआ, मामा, मौसी,
लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन रेफर्ड अर्लियर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आप लोगों को एक रिश्तेदारों का ट्री बनाकर दिखाऊं तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मान लीजिए हमारे असेसी जो है वो एक्स है, हमारा जो असेसी है, हमारा जो असेसी है वो मिस्टर एक्स है। तो मिस्टर एक्स के कौन कौन रिलेटिव माने जाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स की स्पाउस मतलब कि मिसेस एक्स सबसे पहले रिलेटिव बनेंगी। फिर इसके बाद मिस्टर एक्स के पेरेंट्स मतलब फादर और मदर, ये रिलेटिव बनेंगे। फादर के जो फादर हैं और फादर की जो मदर है मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आपके रिलेटिव बन जाएंगे। मम्मी के जो पापा हैं और मम्मी की जो मम्मी है यानी कि जो नाना नानी है वो भी आपके रिलेटिव बन जाएंगे। आपके फादर और मदर के ब्रदर एंड सिस्टर आ जाएंगे मतलब कि आपके चाचा और आपकी बुआ, और चाचा के साथ चाची तो आएंगी ही और बुआ के साथ फूफा जी तो आएंगे ही। सिमिलरली मम्मी के जो भाई हैं यानी कि जो आपके मामा जी हैं और मामा जी आएंगे तो मामी जी भी आएंगी, और मम्मी की जो सिस्टर है यानी कि आपकी मासी, मासी जी आएंगे तो उनके हस्बैंड भी आएंगे। आपके जो भाई बहन है मतलब मिस्टर एक्स के जो ब्रदर है, ब्रदर आएंगे तो उनकी वाइफ भी आएगी। मिस्टर एक्स की जो सिस्टर है बेटा, मिस्टर एक्स की जो सिस्टर है और उनके जो हस्बैंड है वो रिलेटिव बन जाएंगे। अब चलते हैं अर्धांगिनी की तरफ। मिसेस एक्स के जो पापा है जो मम्मी है वो आ जाएंगे। पापा मम्मी के जो पापा मम्मी है वो आ जाएंगे। मम्मी के जो पापा मम्मी है वो आ जाएंगे। यानी कि बोले तो स्पाउस रिलेटिव है, स्पाउस के पेरेंट्स रिलेटिव है, स्पाउस के पेरेंट्स के पेरेंट्स रिलेटिव। ठीक है, अब ध्यान देना, मेरे पेरेंट्स के मतलब एक्स के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव है, लेकिन स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर रिलेटिव नहीं है। ठीक है, मिसेस एक्स के जो भाई हैं, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो सर जो मेरा साला है और उसकी जो वाइफ है और साली आधी घर वाली, तो सिस्टर और उनके हस्बैंड ये रिलेटिव हो जाएंगे। और इनके जो लीनियर डिसेंडेंट है मतलब मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स के, मिस्टर एक्स के और मिसेस एक्स के जो सुपुत्र हैं और उनकी धर्मपत्नी, मिसेस और मिस्टर एक्स के जो गुड़िया है इनकी डॉटर और उनके हस्बैंड, इनके सन के सन और वाइफ, सन की डॉटर और उनके हस्बैंड, डॉटर का सन और वाइफ, डॉटर की डॉटर और उनका हस्बैंड। दिस इज द कंप्लीट रिलेटिव ट्री। ये व्यक्ति सब रिलेटिव है, इसके बाहर कोई भी व्यक्ति रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं निकले। इसके बाद आगे वो क्या कहता है आपसे, इसके बाद वो आगे कहता है अगर एचयूएफ की बात करें तो जितने भी मेंबर्स हैं एचयूएफ के वो सभी क्या होंगे, रिलेटिव होंगे। इसके बाद वो कहता है कि सर अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है बाय वे ऑफ विल, बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिल रहा है ऑफ द पेयर तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको ये किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इंडिविजुअल की शादी है और शादी में तोहफा मिल रहा है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी इंडिविजुअल की शादी होती है तो उसके माता पिता को भी गिफ्ट मिलता है, तो माता पिता को जो गिफ्ट मिलेगा वो माता पिता के हाथ में टैक्सेबल होगा अगर वो 50,000 से ज्यादा होगा तो। लेकिन अगर इंडिविजुअल को तोहफा मिलता है, जिसकी शादी है उसको तोहफा मिलता है, तो उसके लिए सरकार ने छूट करी हुई है। तो अगर राजू और रानी की शादी है तो राजू और रानी को जो मिलेगा गिफ्ट वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन राजू और रानी के माता पिता को जो गिफ्ट मिलेगा राजू रानी की शादी में, तो सर वो जो होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा लास्ट टॉपिक डिविडेंड की। डिविडेंड इंपॉर्टेंट है सर, डिविडेंड आपकी अदर सोर्सेस की इनकम में आता है। डिविडेंड अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है देन ऑल्सो ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, फॉरेन कंपनी से मिलता है फुल्ली टैक्सेबल होता है। दोनों ही केसेस में ये अदर सोर्सेस की इनकम होता है और ये स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। दोनों ही केसेस में ये आपकी अदर सोर्सेस की इनकम होता है और ये स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रहा होता है। डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो डिविडेंड के अंदर डीम डिविडेंड भी आता है और डीम डिविडेंड को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 222 ए से लेकर 222 ई तक। डीम डिविडेंड को शुरू करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए आपने कोई भी खर्चा किया है, डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई भी खर्चा किया है तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक खर्चा अलाउ होगा, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन।
अगर आपने डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी खर्चा किया है तो आपको वो खर्चा अलाउ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक खर्चा अलाउ होगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपको मैक्सिमम कितना अलाउ होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन डिविडेंड इनकम ये आपको अलाउ किया जाएगा लोअर ऑफ फॉलोइंग। लोअर ऑफ फॉलोइंग मतलब जितना भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट का खर्चा है या तो वो अलाउ होगा, या तो 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, या तो 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, इन दोनों में जो भी लोअर है। तो सर अगर आपने डिविडेंड इनकम अर्न करी है तो डिविडेंड इनकम में से आप किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा माइनस नहीं कर सकते। अगर आपने डिविडेंड इनकम अर्न करी है तो उसमें से आप किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है, मतलब डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए जो शेयर्स खरीदे थे वो लोन लेकर खरीदे थे, और उस लोन पे आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो उस इंटरेस्ट का खर्चा आपको अलाउ करा जाएगा, और वो इंटरेस्ट का खर्चा आपको अलाउ होगा जितना आपका इंटरेस्ट है या फिर 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, दोनों में से जो भी लोअर है। सर जी एक एग्जांपल दे दो तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। राजा बेटा मान लो आपके पास डिविडेंड इनकम है, मान लो आपके पास डिविडेंड इनकम है, लेट सपोज 1 लाख रुपए की, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है लेट सपोज 25,000 रुपए का, लेट सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है 25,000 रुपए का, तो इस केस में आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम की। 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम है आपके पास 1 लाख, 20% ऑफ 1 लाख होता है 20,000। तो सर या तो 25,000 रुपए या तो 20,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, आपको 20,000 मिलेगी। सर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 की जगह 15,000 होता, तो बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन 25 की जगह 15 होता तो फिर आपको 15,000 का खर्चा मिलता, फिर आपको 20,000 का खर्चा अलाउड नहीं होता। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं 222A से लेकर 222E तक के जो डीम्ड डिविडेंड है उनकी। 222A कहता है कि सर अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कंपनी ने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है अपने शेयर होल्डर को जिसकी वजह से कंपनी की असेट्स रिलीज हुई है, तो हो सकता है सर कंपनी ने दिवाली में अपने शेयर होल्डर्स को सिल्वर कॉइन गिफ्ट करे हो सकता है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ कैश पेमेंट्स करी हो दिवाली के टाइम पर, तो उस केस में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है जिसकी वजह से कंपनी की असेट्स रिलीज हो रही है उसे डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, उसे डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लेट्स से कंपनी ने सिल्वर कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेट्स से कंपनी ने सिल्वर कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन किया और इस सिल्वर कॉइन की एफएमवी जो है राजा बेटा वो 6 लाख रुपए की है, और कंपनी के पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं राजा बेटा वो 10 लाख रुपए के पड़े हैं। अगर कंपनी के पास 10 लाख रुपए के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हैं और कंपनी ने 6 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो इस केस में आपका 6 लाख रुपए डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। अगर कंपनी के पास राजा बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेट सपोज 6 लाख रुपए के पड़े हैं, तो इस केस में भी आपका 6 लाख रुपए ही डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 5 लाख पड़े हैं, तो इस केस में 6 लाख रुपए डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा, इस केस में 5 लाख डीम्ड डिविडेंड बनेगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा का डीम्ड डिविडेंड नहीं बन सकता। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट जो है वो डीम्ड डिविडेंड बनती है। सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने जितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हमने जितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है या फिर हमारे पास जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इन दोनों में जो भी लोअर होगा क्या वो डिविडेंड बनेगा? क्या सर आप ये कहना चाहते हो कि जितना कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है और जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, दोनों में जो लोअर होगा वो डीम्ड डिविडेंड बनेगा? बिल्कुल हाँ बेटा, मैं यही कहना चाहता हूं कि कंपनी ने जितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कंपनी के पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इन दोनों में जो भी लोअर होगा वही डीम्ड डिविडेंड बनेगा। कंपनी के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो प्रॉफिट्स हैं दोनों में जो लोअर है वही आपका डीम्ड डिविडेंड बनेगा। आपने बिल्कुल मेरी बात सही पकड़ी है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में पड़े हुए हैं। और इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हम वो प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं जो कंपनी ने कैपिटलाइज कर दिया। कंपनी प्रॉफिट कैपिटलाइज कैसे करती है? जब वो बोनस शेयर बांट देती है। तो जब आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करोगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में दो चीजें आ रही होंगी, एक तो जो रिटेन्ड अर्निंग आपको बैलेंस शीट में दिख रही है, प्लस जो बोनस शेयर आपको शेयर कैपिटल के अंदर दिख रहे हैं।
जो बोनस शेयर आपको शेयर कैपिटल के अंदर दिख रहे हैं, ये दोनों चीजें आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट बन जाएंगी। इसके बाद आता है बेटा सेक्शन नंबर 22B। सेक्शन नंबर 22B कहती है कि अगर कंपनी ने अपने किसी भी शेयर होल्डर को, चाहे तो प्रेफरेंस चाहे तो इक्विटी, अगर उसे डिबेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं या फिर उसे डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन डीम डिविडेंड बन जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। या फिर किसी भी कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दिए हैं, तो वो बोनस शेयर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए हैं वो भी डीम डिविडेंड बन जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। दो बातें चल रही है बेटा। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है, जब मैं शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएंगे। तो अगर इक्विटी और प्रेफरेंस को डिबेंचर या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो डीम डिविडेंड बन जाएगा। और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस मिलता है तो वो डीम डिविडेंड बन जाएगा। यानी कि अगर कंपनी बोनस किसी इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, बोनस अगर इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, तो वहां पे डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं निकल कर आता। डीम डिविडेंड कितना बनेगा सर? जितने का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या जितने हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, दोनों में जो भी कमती रहेगा वही आपके लिए डीम डिविडेंड बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर सेक्शन 222C। 222C किसकी बात करता है सर? लिक्विडेशन के वक्त कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लिक्विडेशन के वक्त जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो उस केस में डीम डिविडेंड कितना बनेगा? लिक्विडेशन के वक्त राजा बेटा कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको हम डीम डिविडेंड मानेंगे। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम शेयर का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे और उसके ऊपर हम कैपिटल गेन कंप्यूट करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल राजा बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को। मिस्टर एक्स हैं, ये ए लिमिटेड में, मिस्टर एक्स हैं ये ए लिमिटेड में शेयर होल्डर है। ए लिमिटेड लिक्विडेट हो जाती है, और ए लिमिटेड मिस्टर एक्स को लिक्विडेशन के वक्त, लेट सपोज एक मशीन दे देती है, और उस मशीन की कीमत है राजा बेटा सपोज कर लीजिए 6 लाख रुपए, ठीक है। मिस्टर एक्स ए लिमिटेड में 20% के शेयर होल्डर है, ये यहां पे 20% के शेयर होल्डर है, ठीक है बेटा। ए लिमिटेड के पास लिक्विडेशन के वक्त एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, ए लिमिटेड के पास लिक्विडेशन के वक्त एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, लेट सपोज राजा बेटा 15 लाख रुपए, के। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ए लिमिटेड के पास जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हैं वो क्या केवल एक्स के लिए पड़े हैं? नहीं, एक्स के साथ साथ जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं इनमें उनका भी राइट है। तो इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में मिस्टर एक्स का कितना राइट है? 20%। यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिस्टर एक्स का कितना है सर? 15 लाख का 20%। 15 लाख का 20% कितना होता है? 15 लाख का 20% होता है 3 लाख रुपए। तो इस 3 लाख रुपए को क्या माना जाएगा? इस 3 लाख रुपए को माना जाएगा डीम डिविडेंड। यानी कि जो 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 6 में से 3 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन डीम डिविडेंड बन जाएगा। और रिमेनिंग जो 3 लाख है, जो रिमेनिंग 3 लाख बचा, उसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा जो शेयर्स हमने ए लिमिटेड में खरीद रखे हैं, और इस केस में मिस्टर एक्स के हाथ में कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने पहले मिस्टर एक्स ने ए लिमिटेड में शेयर खरीदे थे 1 लाख रुपए के। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने पहले ही मिस्टर एक्स ने शेयर्स खरीदे थे 1 लाख रुपए के, तो इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपए माइनस कर दी जाएगी, और 2 लाख रुपए का राजा बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। इसके लिए मिस्टर एक्स के लिए राजा बेटा, अगर आपने पहले ये चैप्टर पढ़ रखा है, प्रोविजन पढ़ रखा है, तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है या फिर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर है, तो हो सकता है बाउंसर लगा हो। एक बार दोबारा से इसको सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस एक्सटेंट तक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो मिस्टर एक्स के लिए डीम्ड डिविडेंड हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर जो हुआ है वो शेयर्स का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया और वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। इसमें से जो शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो माइनस कर दी जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू हमारे लिए क्या निकल कर आ जाएगी? शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग को शॉर्ट टर्म लिया। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है सेक्शन 222D। 222D कहता है कि अगर कंपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर रही है और रिडक्शन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है,
अगर शेयर कैपिटल का रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शेयर होल्डर्स को, तो जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स हैं उस एक्सटेंट तक डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 6 रुपए का कर दिया, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर रिड्यूस करके 6 रुपए का कर दिया, 4 रुपए का कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये जो 4 रुपए कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर को रिफंड के नाम पर कि हमने रिडक्शन किया है शेयर कैपिटल का, ये जो 4 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है ये डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इसके बाद दोस्तों बेटा अगला सेक्शन निकल कर आता है 222E। 222E कहता है कि सर अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन या फिर एडवांस देती है, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन या फिर एडवांस देती है तो वो लोन और एडवांस को हम डीम्ड डिविडेंड मान लेते हैं। ऐसे 3 केसेस होते हैं। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी एडवांस या फिर लोन देती है तो उसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेते हैं उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हम 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 इंक्लूड नहीं करते कैपिटलाइज प्रॉफिट। 222A से लेकर 222D तक जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर कैपिटलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड है, लेकिन 222E के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में बोनस शेयर को इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने, क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसे बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है राजा बेटा, तो उस केस में वो जो लोन और एडवांस देगी उसे हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर लोन हमने किसको दिया है? अगर हमने लोन दिया है किसी बेनिफिशियल शेयर होल्डर को। बेनिफिशियल शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की इक्विटी रखता है, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को लोन दिया है और मिस्टर एक्स जो है वो ए लिमिटेड में 12% के शेयर होल्ड करते हैं, तो इस केस में मिस्टर एक्स जो है वो बेनिफिशियल शेयर होल्डर है। अब ए लिमिटेड ने जो मिस्टर एक्स को लोन दिया है वो मिस्टर एक्स के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाए। अगर अगर ए लिमिटेड ने किसी ऐसे व्यक्ति को लोन दिया है जो कि बेनिफिशियल शेयर होल्डर को बेनिफिट करेगा या फिर बेनिफिशियल शेयर होल्डर के बिहाफ पे। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड ने मिस्टर वाई को लोन दिया, ए लिमिटेड ने मिस्टर वाई को लोन दिया ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, ए लिमिटेड ने मिस्टर वाई को लोन दिया ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ए लिमिटेड में 12% का इक्विटी ओन करते हैं, तो इस केस में जो लोन मिस्टर वाई को दिया गया वो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। या फिर ए लिमिटेड ने वाई को लोन दिया और वाई ने आगे लोन मिस्टर एक्स को दे दिया, लोन वाई को दिया और वाई ने आगे लोन मिस्टर एक्स को दे दिया, और मिस्टर एक्स ए लिमिटेड में 12% का शेयर होल्ड करते हैं, तो इस केस में जो वाई को लोन दिया गया है वो एक्स के बेनिफिट के लिए दिया गया है। यहां पर भी सरकार कहती है कि यह डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अगर लोन ऐसी कंसर्न को दिया गया जहां पर हमारा जो बेनिफिशियल शेयर होल्डर है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ने लोन एक्स वाई जेड फर्म को दिया, ए लिमिटेड ने लोन एक्स वाई जेड फर्म को दिया और एक्स वाई जेड फर्म में एक्स जो है वो 21% का प्रॉफिट शेयर रखता है, एक्स जो है वो एक्स वाई जेड फॉर्म में 21% का प्रॉफिट शेयर रखता है, यानी कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, और यही एक्स ए लिमिटेड में 12% शेयर होल्ड करता है, यानी कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है। तो हमने ऐसी कंसर्न को अगर लोन दिया जहां पर हमारा बेनिफिशियल शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, तो ये लोन डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा और उसी एक्सटेंट तक बनेगा राजा बेटा जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। राइट? अब कुछ एक्सेप्शन निकल कर आते हैं कि कब ये लोन डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। अगर बाबू ए लिमिटेड का काम है, ए लिमिटेड का काम है लोगों को लोन देना, ए लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है, ए लिमिटेड एक एनबीएफसी है, ए लिमिटेड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसका तो काम ही है, इसका तो मेन ऑब्जेक्ट ही है लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन और एडवांसेस देना। तो अगर ये लोन और एडवांस दे रहा है एज अ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, तो वहां पर 222E कभी भी एप्लीकेबल नहीं होएगा। इसके अलावा फॉलोइंग पेमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। अगर आपने ट्रेड एडवांस दिया है, ट्रेड एडवांस क्या है? आपने गुड्स खरीदने हैं, गुड्स खरीदने के लिए अगर आपने एडवांस दिया है तो वो एडवांस को कभी भी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। पेमेंट ऑन द बायबैक ऑफ द शेयर्स, अगर शेयर्स को बायबैक करने के लिए आपने पेमेंट करी है तो वो कभी भी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शेयर्स का इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, तो उसे भी कभी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना। राइट? अब एक लास्ट टॉपिक सेक्शन नंबर 58, वो कहता है कि कौन से खर्चे आप
अदर सोर्सेस में माइनस नहीं कर सकते। 56 में क्या लिखा हुआ था, कौन कौन सी इनकम आती है आपकी अंडर दैट अदर सोर्सेस। फिर उसके बाद आपका 57 में क्या लिखा हुआ था, कौन कौन से खर्चे माइनस हो सकते हैं। अब बात करते हैं 58 की कि कौन कौन से खर्चे आप माइनस नहीं कर सकते। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस आप कभी भी डिडक्ट नहीं कर सकते अदर सोर्सेस में से। अगर आपने एक्सेस पेमेंट करी है रिलेटिव को, मतलब कि कोई खर्चा आर्म लेंथ प्राइस, उसका मार्केट प्राइस 10,000 रुपए का है, लेकिन आपने उसके लिए 12,000 पे करे, तो आपको जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करा है रिलेटिव को, वो अलाउ नहीं होगा। ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है जो आपने 40A2 में पढ़ा था। ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है जो आपने सेक्शन 37 में पढ़ा था। पीजीबीपी में सेक्शन नंबर 37 है, वो क्या कहता है कि अगर आपने बिजनेस के लिए कोई भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है, वो आपको अलाउ हो जाएगा। पर्सनल नेचर का खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। वही चीज अदर सोर्सेज भी बोलता है कि अगर आपने कोई पर्सनल नेचर का खर्चा किया है तो उसे आप अदर सोर्सेज में डिडक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करी है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करी है, आर्म लेंथ प्राइस से ज्यादा पेमेंट करी है, तो वो खर्चा कभी भी आपको अलाउ नहीं होगा। अगर एक दिन में एक व्यक्ति को आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करा है और वो नॉन स्पेसिफाइड मोड से है, तो उस केस में उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई ऐसी पेमेंट आपने करी है जिसपे टीडीएस के प्रोविजंस लगते हैं और उस पे आपने टीडीएस या तो रिटर्न फाइलिंग डेट तक डिपॉजिट नहीं किया, या फिर आपने उसे लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिडक्ट नहीं किया, मतलब टाइम से डिडक्ट नहीं किया या फिर उसे टाइम से डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस में वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आपने पीजीबीपी पढ़ा हुआ है तो ये सारे के सारे खर्चे हम पीजीबीपी में पढ़ते हैं। मतलब जो डिस अलाउंसेस पीजीबीपी की हैं, वही डिस अलाउंसेस जो है राजा बेटा अदर सोर्सेस के अंदर भी निकल कर आती है। इसी के साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने यहां तक इसको देखा है तो सर बहुत बहुत बधाइयां आपको, आपने पूरा चैप्टर सुपर फास्ट तरीके से कर लिया है। इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। राइट, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सुपर फास्ट रिवीजन में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।